चारधाम यात्रा की तैयारियों पर समीक्षा बैठक। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज बैठक में मौजूद रहे। सीएम ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में मई महीने के पहले ही हफ्ते से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है और इस बैठक में उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज समेत प्रदेश के मुख्य सचिव एस संधू और चारधाम यात्रा से जुड़े हुए अलग अलग और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को जल्द सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा है कि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, इसका विशेष ख्याल रखा जाएगा और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने बैठक भी चारधाम यात्रा को लेकर की है। तो देखिए, मई में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है क्योंकि समय अब बहुत कम रह गया है। सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना है और उन सभी व्यवस्थाओं पर मुख्यमंत्री खुद नजर बनाए हुए हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री ने आज अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। जिस प्रकार से 2 वर्ष तक लगातार कोविड महामारी रही है और कोविड महामारी के आप सामान्य हो जाने के कारण से इस प्रकार से होटलों में अन्य और यात्रियों का जो अनुमान है, श्रद्धालुओं का जो अनुमान है, वो अपेक्षा से कहीं ज़्यादा आ रहा है और उसको लेकर क्योंकि देश विदेश से बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आने की संभावना है, उसको लेकर जो सारी व्यवस्थाएं हैं, अच्छी व्यवस्थाएं हों, सब यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। सड़क, पेयजल, परिवहन, स्वास्थ्य, सभी विभागों का आज हमने एक यहाँ पर बैठक किया है। उस बैठक में हम सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे जिससे कि आने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो, उनकी यात्रा यहाँ सुगम हो, उनके दर्शन अच्छे हों, उनको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। तो सभी विभागों के साथ, सभी विभागों के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चारधाम यात्रा को लेकर बैठक की और बैठक में क्या कुछ रहा ये जानते हैं। मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी मेरे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। ज्ञानेंद्र, बैठक में क्या कुछ रहा, क्या कुछ चर्चा हुई, क्या क्या निर्णय लिए गए हैं? देखिए, मई महीने से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। 1 महीने का समय बचा हुआ है और ऐसे में जिस तरीके से विभागों का बंटवारा अभी 24 घंटे पहले ही जिस तरीके से हुआ है, खासतौर पे देखें तो ज़्यादा समय नहीं हुआ। पर्यटन विभाग जिस तरीके से सतपाल महाराज को सौंपा गया है और ऐसे में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो आज बैठक हुई है सचिवालय के अंदर, खासतौर पर विभिन्न विभागों को बुलाया गया है, चाहे वो परिवहन विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, कई विभागों के जो अधिकारी थे मौजूद थे, मुख्य सचिव थे और ऐसे में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है, सतपाल महाराज जो कि पर्यटन मंत्री हैं वो भी मौजूद थे। साफ तौर पे कहीं ना कहीं जो मंथन है इस बात को लेकर किया गया है कि पिछले 2 सालों में देखने को यही मिला है कि जिस तरीके से कोविड की वजह से जो चारधाम यात्रा है वो प्रभावित रही है और ऐसे में जिस तरीके से चारधाम यात्रा से कई ऐसे व्यवसाय हैं जो जुड़े हैं, चाहे वो देखा जाए तो वो चाहे परिवहन का व्यवसाय हो या फिर हम देखें होटल व्यवसाय है, कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसी व्यवसाय है जो सीधे चारधाम यात्रा से जुड़े हैं। पिछले 2 वर्षों से जिस तरीके से जो प्रभाव है कोविड की वजह से इन व्यवसायों पे पड़ा है खास तौर पे, और अब स्थिति कहीं ना कहीं बेहतर होती चली जा रही है कोविड की, तो कहीं ना कहीं सरकार की ये मंशा है कि इस साल जो चारधाम यात्रा है उसे सुचारू रूप से चलाया जाए बड़ी और संख्या एक में मैसेज चारधाम यात्रा के लिए लोग वहां पर पहुंचने वाले। मुख्यमंत्री को अभी हमने सुना, मुख्यमंत्री भी कहते हुए नजर आए हैं कि बड़ी संख्या में देश विदेश से लोग पहुंचेंगे चारधाम यात्रा के लिए और हमने देखा था कि पिछली बार कुछ ही समय के लिए चारधाम यात्रा की गई थी, लेकिन उसके बाद तमाम ऐसी परिस्थितियां हो गई जिसमें चारधाम यात्रा को रोक दिया गया था। लेकिन इस बार यही कोशिश रहेगी सरकार की कि पूरी तरीके से व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया जाए जिससे वहां पर जो लोग आए उनको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। दूसरा ये कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिले। बिल्कुल, सरकार की मंशा यही है क्योंकि पर्यटन प्रदेश है और चारधाम यात्रा जब चलता है तो ऐसे में कई तरह के जो रोजगार के माध्यम से जो लोग हैं यहाँ के इससे सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। खासतौर पे 2 सालों का जो प्रभाव है वो जेल यहाँ की सरकार ने झेला है और देखा है। यही वजह है इस बार तैयारियां पहले से की जा रही हैं और ऐसे में जो उम्मीदें हैं, और हमने देखा भी है 2 साल पहले किस तरीके से केदारनाथ, बद्रीनाथ में लाखों के
की संख्या में जो श्रद्धालु हैं हर वर्ष दर्शन के लिए आते हैं और ऐसे में वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उसे सुचारू करने की दृष्टि से जो कामकाज है किया जा रहा है। खासतौर पे जो होटल से जुड़े हुए व्यवसायी हैं, होटल की जो व्यवस्थाएं हैं, सड़कों की जो व्यवस्थाएं हैं और ऐसे में यात्रियों के ठहरने को लेकर हर प्रकार की जो व्यवस्थाएं को दुरुस्त करने के समय रहते जो निर्देश हैं वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तरफ से अधिकारियों को दिए जा रहे हैं। और ऐसे में देखा ये भी जाता है कि जब बारिश के दिनों में कहीं ना कहीं जो चारधाम यात्रा में जो यात्री जाते हैं उनको कई तरह की दिक्कतों के सामने करने पड़ते हैं। तो ऐसे में जो तैयारियां हैं उसके लिहाज से भी पहले ही करने पड़ते हैं, क्योंकि कई तरह की लैंडस्लाइड सड़कों में देखी जाती है। काफ़ी घंटे जो यात्रा है वो बाधित भी रहती हैं। तो जो कहीं ना कहीं संवेदनशील इलाके हैं यात्रा मार्ग के, उसे पहले से चिन्हित किया जा रहा है और व्यवस्थाएं चाहे वो पुलिस प्रशासन की हो, स्वास्थ्य ठीक है, व्यवस्थाओं यानी की कि हैं, कुल मिलाकर सबको चारधाम जगह-जगह यात्रा कहीं से ना कहीं पहले व्यवस्थित सरकार करने की का मंशा प्रयास ये है कि सभी तैयारियों को पूरा कर लिया जाए और इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने बैठक भी की है। आप बने रहिएगा ज्ञानेंद्र, लगातार आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे खबरों में। उत्तराखंड विधानसभा का अगला सत्र गैरसैंण विधानसभा में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी होने वाले बजट सत्र को गैरसैंण विधानसभा में कराने की बात कही है, लेकिन इससे पहले मार्च 2021 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में बजट सत्र गैरसैंण में हुआ था। अब ऐसे में नवनिर्वाचित सरकार के गठन के बाद चर्चाएं थी कि पहला सत्र गैरसैंण में कराया जा सकता है, लेकिन ये विधानसभा सत्र देहरादून में ही किया गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सत्र चुनाव के बाद हुआ था और 31 मार्च से पहले बजट पारित होने की अनिवार्यता थी, जिसके चलते देहरादून में विधानसभा सत्र किया गया। लेकिन आने वाले समय में गैरसैंण में भी विधानसभा सत्र आयोजित किया जाएगा। लेकिन आपको यह भी बता दें कि पूर्व में उत्तराखंड सरकार ने गैरसैंण को प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था और इसके अलावा उत्तराखंड में देहरादून और गैरसैंण दोनों जगह विधानसभा भवन बनाए गए हैं। इस बार गैरसैंण में होगा विधानसभा का बजट सत्र। तो विधानसभा का सत्र इस बार गैरसैंण में होगा। हालांकि इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय में गैरसैंण में ही सत्र हुआ था, लेकिन चर्चाएं चल रही थी कि पुष्कर सिंह धामी के समय में भी सत्र गैरसैंण में ही होगा, लेकिन उस समय देहरादून में आयोजित हुआ था। इस बार मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि इस बार विधानसभा का सत्र गैरसैंण में ही आयोजित होगा। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि ये अभी सत्र चुनाव के बाद हुआ था तुरंत और बजट पारित होना जरूरी था 31 मार्च से पहले, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार का सत्र किया गया है। आगे हम वहाँ भी करेंगे। विधानसभा का सत्र होगा और ज्ञानेंद्र तिवारी मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ज्ञानेंद्र, अब तमाम कयासों के बीच, अब तमाम बातों के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री ने ये साफ कर दिया है कि अब आने वाला विधानसभा सत्र गैरसैंण में ही आयोजित होगा। इस बार का सत्र कितना अलग रहने वाला है इसके मद्देनजर? देखिए, हमने देखा है कि हमेशा से उत्तराखंड के अंदर गैरसैंण का मुद्दा जो है वो जनभावनाओं से जुड़ा रहा है। राज्य गठन के बाद ही जिस तरीके से ग्रीष्म कहीं ना कहीं गैरसैंण को राजधानी बनाने की जो मांग है वो रही थी, लेकिन देखा गया कि पिछली सरकार में जिस तरीके से गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने का काम है वो किया गया। खासतौर पर ऐसे में 2021 में त्रिवेंद्र रावत की सरकार ने पहला ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने के बाद वहाँ सत्र कराया था, लेकिन उसके बाद ये पहला बजट सत्र होगा जो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में होने जा रहा है। खासतौर पे जून के महीने में इसका आयोजन होने वाला है। संभवतः जो जानकारियां आ रही हैं, हालांकि तारीखों का अभी ऐलान नहीं हुआ है, तारीख आहूत नहीं हुई है, लेकिन संभवतः 12 जून को सत्र का जो आयोजन है वो होने वाला है। 12 जून से सत्र कहीं ना कहीं शुरू होगा। लेकिन जिस तरीके से अगर हम देखें, धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में जो लेखानुदान अगले 4 महीने के लिए जो पारित किया गया ये बजट, हालांकि अब जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि जो बजट होगा अगला वो जून के महीने में होने वाला है। और जो जानकारियां हैं 12 जून से जो बजट सत्र है वो शुरू हो गया। खास तौर पे देखा जाए तो सरकार जिस तरीके से चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री और तमाम ऐसे नेताओं की तरफ से जो घोषणाएं की गई हैं, तमाम ऐसे जन मुद्दों से संबंधित जो घोषणाएं हैं, उम्मीद यही है कि जो बजट सत्र पारित होगा उनमें कहीं ना कहीं इसकी जो झलक है वो देखने को मिलेगी। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से बजट सत्र गैरसैंण में कराने की जो योजना है
उत्तराखंड के अंदर। ये ग्रीष्मकालीन राजधानी में ये कहीं ना कहीं जनभावनाओं से जुड़ा मुद्दा होने के नाते ये अहम भी होगा, क्योंकि लंबा वक्त कहीं ना कहीं हमने देखा है कि उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से गैरसैंण को राजधानी घोषित करने के लेके जो राज्य आंदोलनकारियों की मांगे हो, सामाजिक संगठनों की मांगे हो, वो रही हैं। नहीं तो यही वजह माने कि अब ज्ञानेंद्र यही वजह मानकर चले कि इस बार जो विधानसभा का सत्र गैरसैंण में रखा गया है तो जनता की भावनाओं की वजह से ऐसा फैसला लिया गया है। देखिए, समय समय पर जिस तरीके से ये मांगे उठती रहीं, पिछली सरकार में इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने का निर्णय लिया गया और अब देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो बजट सत्र वहाँ कराया जा रहा है वाकई एक संदेश है सरकार की तरफ से पूरे प्रदेश भर के लिए कि पहाड़ की जो राजधानी है उसका जो कामकाज है, जो बजट है, जो कानून है, जो बजट पारित हो रहा है वो पहाड़ में ही हो। और बिल्कुल सही कह रहे ज्ञानेंद्र, और सरकार की बिल्कुल आप यही संदेश देने की कोशिश है कि आपकी भावनाओं का हम ख्याल रखते हैं और यही वजह है कि मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा भी गया था। शुक्रिया ज्ञानेंद्र ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का टर्नर रोड क्लेमन टाउन में विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर की जनता की तरफ से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और इस दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता का आभार जताते हुए सीएम ने कहा है कि हमारी सरकार प्रदेश की जनता से किए गए वादों को शीघ्र धरातल पर उतारेगी। राज्य के सभी क्षेत्रों का समग्र विकास हमारी प्रतिबद्धता रहेगा। और वहीं सीएम ने कहा है यह भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में विकास की दृष्टि से प्रदेश के आने वाले 5 साल स्वर्णिम वर्ष होंगे। राज्य को विकास की दृष्टि से रजत जयंती वर्ष में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार विकल्प रहित संकल्प के ध्येय वाक्य पर काम कर रही है और जो घोषणा पहले की गई है उनका शासनादेश भी जारी होगा। सीएम ने यह भी कहा है कि देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे पर तेजी से कार्य चल रहा है, जल्द ही निर्माण पूरा होगा जिससे देहरादून से दिल्ली की दूरी महज 2.5 घंटे की रह जाएगी। उन्होंने कहा कि देहरादून हवाई अड्डे को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया गया है। साथ ही कहा कि आज केंद्र सरकार के सहयोग से दुर्गम इलाकों में रोड पहुंचाई जा रही है। जहां रोड पहुंचाना संभव नहीं है वहां पर भी पर्वतमाल योजना के तहत रोपवे का कार्य किया जा रहा है। और 1 घंटे का सफर होगा दिल्ली से देहरादून का और आधे से पौन घंटा आपको जो आपका हवाई जहाज से आप उतरते हैं नीचे सामान लेने तक जो बेल्ट में सामान आता है पौन घंटा भी 1 घंटा पूरा लग जाता है और उसके बाद आपको 1 घंटा जो है उसमें लग जाएगा जहां दिल्ली में आपने कहीं जाना होगा। तो कितने घंटे हो गए? कितने हो गए विनोद दा? 4 की 5 और रोड से कितने लगेंगे? 2 घंटे में। तो वो मुझे कह रहे थे कि पुष्कर भाई तुमने उस दिन बहुत अच्छी बात कही और मैं आज जो है तुम्हारी बात का समर्थन कर रहा हूं कि आने वाले समय में ये खराब बात नहीं होगी। बोले ऐसे ही कोई नागपुर और पता नहीं कहां पुणे का बता रहे थे कि वहां का भी रास्ता इतना अच्छा हो गया है कि वहां पर हवाई जहाज एक तरह से हवाई सेवाएं लगभग बंद सी हो गई हैं क्योंकि लोगों को सुविधा जिसमें होगी उसमें जाएंगे। और फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। विकास नगर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की है और वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि विधानसभा चुनाव खत्म होते ही केंद्र सरकार ने राज्य में पेट्रोल और डीजल के साथ रसोई गैस के दाम में भी बढ़ोतरी की है। उनका ये कहना है कि विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस इसका विरोध कर रही है और जब तक बढ़े हुए दामों को वापस नहीं लिया जाता है तब तक कांग्रेस विरोध जारी रखेगी। महंगाई बढ़ रही है, ये दाम बाजार से नहीं तय हो रहे, ये दाम केंद्र सरकार तय करती है, चाहे वो पेट्रोल का हो, चाहे डीजल का हो, चाहे गैस का हो और चाहे
बड़ी इंडस्ट्री जो कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई है उनके दाम हो, सीमेंट हो, सरिया हो, तो जो चीज़ सरकार स्वयं बढ़ा रही है वो सबसे खतरनाक चीज़ है। भाजपा का जो नीति है, भाजपा का जो असली चेहरा है वो लोगों के सामने आया है। जैसे ही राज्यों में विधानसभा के चुनाव समाप्त हुए उसी दिन से उन्होंने फिर महंगाई बढ़ानी शुरू कर दी। और पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है और महंगाई के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन में आज अल्मोड़ा मुख्यालय समेत सभी विकास खंडों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिलेंडर के साथ प्रदर्शन किया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष पीतांबर पांडे ने सरकार पर हमला बोलते हुए बीजेपी सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार के आने के बाद से ही महंगाई बढ़ रही है। पीतांबर पांडे ने साथ ही कहा है कि अगर सरकार ने महंगाई पर अंकुश नहीं लगाया तो कांग्रेस प्रदर्शन को और भी ज्यादा उग्र करेगी। और पौड़ी जनपद के थलीसैंड ब्लॉक के अंतर्गत मोलखा खाल टीला सड़क के घटिया डामरीकरण मामले में प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना के अधीक्षण अभियंता ने सख्त रुख अपनाया है। इस दौरान उन्होंने डामरीकरण कार्य को हटाकर दोबारा करने के आदेश दिए हैं। वहीं विभाग के एसई ने कड़े निर्देश देते हुए गुणवत्तापूर्ण काम नहीं मिलने पर जुर्माने की चेतावनी भी दी है। तो देखिए, इस दौरान डामरीकरण कार्य की बात कही जा रही थी, लेकिन डामरीकरण कार्य को हटाकर दोबारा से करने के आदेश दे दिए हैं क्योंकि घटिया सामग्री का निर्माण कराया गया है। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधीक्षण अभियंता ने सख्त रुख अपनाया है और इस दौरान उन्होंने ये कहा है कि डामरीकरण कार्य को हटाकर दोबारा से इस कार्य को किया जाए। अभी जहाँ तक मेरी अधिशासी बंदर से बात हुई थी तो उनके द्वारा बताया गया कि ठेकेदार द्वारा सरपेस को बिना साफ किए हुए पीसी का कार्य कराया जा रहा था, तो उनको निर्देशित कर दिया गया है जो डिफेक्टेड काम है उसको हटा के उसे पुनः कराया जाए। जो भी डिफेक्ट है उसे रिमूव करेगा, नहीं करेगा तो पेनल्टी उस पर नियमानुसार की जाएगी। और आगामी 6 मई को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तैयारियों में जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ जुट गया है। जिलाधिकारी मनोज गोयल ने धाम में शांति, सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, विद्युत, पेयजल, साफ सफाई आदि व्यवस्था से संबंधित अधिकारियों को अपनी व्यवस्थाएं समय से पूरे करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ पुलिस विभाग के द्वारा जल्द ही पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में अपना एडवांस दल केदारनाथ धाम भेज दिया जाएगा। DCMA के EE प्रवीण कर्णवाल ने बताया है कि केदारनाथ धाम में घोड़ा खच्चरों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। DDMA के 150 से भी ज्यादा मजदूर केदारपुरी क्षेत्र में बर्फ हटाने के कार्य में लगे हुए हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि धाम का पैदल मार्ग भारी बर्फबारी की वजह से जिन जिन स्थानों पर क्षतिग्रस्त हुआ है उसे मजदूरों द्वारा सही किया जा रहा है। और देखिए, मसूरी में इन दिनों टैक्सी स्कूटी संचालकों द्वारा गांधी चौक समेत माल रोड और पिक्चर पैलेस चौक पर सड़क में की जा रही पार्किंग को लेकर लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इसी वजह से लगातार जाम भी लग रहा है। टैक्सी स्कूटी संचालकों द्वारा मसूरी गांधी चौक को टैक्सी स्कूटी स्टैंड बना दिया है और पूरे गांधी चौक पर सैकड़ों टैक्सी स्कूटी पार्क करते हुए दिखाई देगी, जबकि गांधी चौक पर पुलिस चौकी स्थापित है। बावजूद उसके भी टैक्सी स्कूटी संचालकों पर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल कई खड़े हो रहे हैं। मसूरी कोतवाल गिरीश चंद्र शर्मा ने बताया है कि पुलिस द्वारा समय समय पर टैक्सी संचालकों को उनके द्वारा चिन्हित जगहों से ही स्कूटी संचालन के साथ नियमानुसार स्कूटी संचालन के लिए निर्देश दिए गए हैं और पुलिस द्वारा समय समय पर कार्रवाई की जाती है। साथ ही कहा है कि जल्द स्कूटी संचालकों के साथ बैठक कर उनको टैक्सी स्कूटी संचालन के नियमों के बारे में बताया जाएगा और अगर उसके बाद भी नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये आज टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों से आगामी सीजन के संबंध में वार्ता हुई है
और इस वार्ता में एक्चुअली कुछ जगहें ऐसी हैं जहां टैक्सी और ये पब्लिक व्हीकल्स अनऑथराइज तरीके से खड़े हो रहे हैं, जिससे रोड जाम इत्यादि की समस्या आती है या जिससे यात्रियों को या यहाँ आने वाले टूरिस्टों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उस संबंध में वार्ता की गई, तो उसमें टैक्सी यूनियन द्वारा अपने सुझाव रखे गए हैं और कुछ हमारी तरफ से उनको सुझाव दिए गए हैं और आने वाले समय में जो सुझाव हमारे पास आए हैं उनमें कार्रवाई की जाएगी। और ट्रैकिंग के शौकीन लोगों को उत्तरकाशी जिला प्रशासन की ओर से अच्छी खबर दी गई है। दरअसल जनकताल ट्रैक पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है और इससे एस्ट्रोनॉमी के शौकीनों को भी फायदा होगा। जनकताल ट्रैक को 1 अप्रैल से पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है और ट्रैक इनर लाइन में है। इसके लिए पर्यटकों को प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। वहीं ट्रैक के बेस कैंप को पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है। अभी तक इस ट्रैक का इस्तेमाल आईटीबीपी और सेना करती रही है, हालांकि अब इसे आम लोगों के लिए भी खोला जा रहा है। ट्रैक के बेस कैंप के रूप में जादुंग गांव को विकसित किया जाएगा। जनकताल ट्रैक पर पर्यटकों को गंगोत्री नेशनल पार्क में पाए जाने वाले अलग अलग प्रजाति के जानवरों का दीदार भी होगा। और अल्मोड़ा के सियालदे के जनरल देघाट मोटर मार्ग पर एक गाड़ी खाई में गिर गई, जिसके बाद एक महिला के साथ 2 पुरुषों की भी मौत हो गई है। आपको बता दें कि गाड़ी में सवार लोग गाजियाबाद से देघाट को जा रहे थे, तभी बसेड़ी के पास उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के ग्राम सकरखोला में प्राचीन मंदिर से चोरों ने 15 घंटी चोरी की है। वहीं मंदिर संरक्षक मोहन सिंह ने चोरी की घटना के बारे में रिपोर्ट दर्ज कराई है और वहीं इतना समय होने के बाद भी प्रशासन ने चोरी की घटना की अभी तक कोई सुध नहीं ली है। वहीं एसडीएम सल्ट गौरव पांडे का कहना है कि तहसीलदार सल्ट को जांच करने के आदेश दिए गए हैं, जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा। आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें कि तहसीलदार सल्ट को जांच करने के लिए लिखा गया है। साथ ही थानाध्यक्ष सल्ट को अपने स्तर से निगरानी बनाए रखने हेतु व संबंधित चौकियों को निर्देशित करने हेतु लिखा गया है। और इसी के साथ ही खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।